जा रहे थे। ओके, सो हम बात ये कर रहे थे कि कैश इस तरह काम करेगी कि हम एड्रेस दें तो जोन सा भी फर्स्ट टाइम वो मिस होगा, उसके बाद लेकिन हम एक पूरी कैश लाइन उठा कर लेंगे अपने पास कैश में, और उसके बाद अगर उसी की विसिनिटी से हम एक्सेस करते रहे तो हमें फ़ौरन एक एक साइकिल में डाटा मिल जाएगा या दो दो साइकिल में। लेकिन अगर हम उससे बाहर एक्सेस करेंगे तो दोबारा कैश मिस होगी, दोबारा उठा कर लाएंगे और उतनी देर हमें प्रोसेसर को। तो बेसिकली यही है कि अगर चीज़ कैश में मिल गई तो आपका डाटा रिटर्न हो जाएगा, अगर कैश में ना मिली तो फिर हम वेट करेंगे और जब तक कैश नहीं आता तब तक हम। इंटरप्ट यू सर, लास्ट स्लाइड से एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी करें। सर ये जो लाइन आप बोल रहे हैं ये वो ब्लॉक्स ही है ना, इनको हम ब्लॉक्स भी तो कह जी सकते हैं, और जिनको बिट्स को हमने डिवाइड किया ब्लॉक्स में, जी इन्हीं को हम जी एक्सेस कर रहे हैं ना। जी जी जी, कैश लाइन और कैश डाटा ब्लॉक एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये इसमें कोई फर्क। थैंक यू सर। सर ये इसमें आपने बताया कि प्रोग्राम कैश और जो है डाटा कैश होगी वो रिप्लेस कर देगी मेमोरी की जो है डाटा मेमोरी को, जो प्रोग्राम अभी मेमोरी। तक हमने डिज़ाइन किया था, जी बिल्कुल। तो ये जो है मेन मेमोरी में सभी वो नहीं होगी सर, डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी अभी कैसे रिप्लेस कर देगी उसको? जी जी, जो हम RISC-V का एक डिज़ाइन सा पढ़े थे, जिसको हमने एज एन एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी लगाई थी, वो जो प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोग्राम कैश और डाटा कैश से, और फिर एक मेन मेमोरी उसके अलावा होगी जिसको कैश एक्सेस करेगी। इस पर हम थोड़ा सा आगे जाके आएंगे, मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये वाली ये हो जाएगी हमारी तस्वीर में ही, कि जिसमें यहाँ पर जो मेमोरी थी उसको हम कैश कह देंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे आके इसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो अभी इस क्वेश्चन को जहन में रखें आप, ठीक है। तो मेन हम ये कर रहे हैं कि अब हम जो मेन एल्गोरिदम है वो ये कि एक छोटी कैश लगा दी जिसको हम एक या दो साइकिल के अंदर अंदर एक्सेस कर सकें। जब भी हमने कोई मेमोरी को एक्सेस करना था हम उसको एक्सेस करेंगे, अगर वहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है तो डाटा रिटर्न हो जाएगा, अगर वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ तो हम उसे कहेंगे कैश मिस हो गई, पड़ा हुआ था तो हिट हम कहते हैं, मिस हो गई तो हम वो मेमोरी मेन मेमोरी से पढ़ेंगे डाटा, उसमें टाइम लगेगा, और जब वो डाटा आ जाएगा तो फिर हम वही वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा चला देंगे ताकि प्रोसेसर को आपको डाटा मिल जाए। तो ये हमारी मेन चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये तो मैंने एक क्रूड सी पिक्चर दे दी ना, कि हम साथ बता दिया कि भाई 100 नंबर ब्लॉक इधर पड़ा है, 304 नंबर ब्लॉक इधर पड़ा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ बल्कि मैं इसमें भी बताना चाहूँगा, एंड पे चला जाए से कि यहाँ पे एक मैं आपको जो इंट्यूशन इसकी देना चाहूँगा कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है, ठीक है, तो मेमोरी को जब हम सोचते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं कि एक इस तरीके से बढ़ती जा रही है और इसका एड्रेस है 0 और 1 एंड 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम एक छोटी मेमोरी लगा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कैश, ठीक है, और इसके अंदर हम डिफरेंट ब्लॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक्स हम कैसे बनाते हैं, ये हम 2 की पावर में बनाते हैं, ठीक है, कि हम कहेंगे कि हम कह लेंगे 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 16 बाइट 32 बाइट 64 बाइट इन 2 की पावर में बना रहे हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उससे हमारी ना ज़रा इसको एक्सेस करना इजी हो जाता है। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि लेट से कि बचपन में टेबल हमें 10 का याद करना इजी होता था, राइट, क्योंकि आपको पता था कि पीछे 0 लगता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता कि मैं सीधा ड्रॉ नहीं कर पाता, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा करके इसको सीधा ड्रॉ करने की कोशिश की है। लेट से कि ये मेरी मेन मेमोरी है जो चलती जा रही है। अच्छा, अब
अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ना डील कर रहे होते और हम डेसिमल नंबर सिस्टम में डील कर रहे होते तो मैं कहता कि यार ये लोकेशन नंबर 0 है, ये 1 है एंड सो ऑन अप टू लेट्स से कि मैं कहता कि ये 99 है और उसके बाद आ जाती है 100 और 101 एंड सो ऑन अप टू 199। उसके बाद मैं कहता 200 एंड सो ऑन अप टू 299, ठीक है, फिर 300 आ जाता, ठीक है। तो अब ये हम 10 की पावर में हमने एक एड्रेस दिया हुआ है। तो अगर मुझे कोई लोकेशन का एड्रेस दे कि भाई आपने 315 लोकेशन पे जाना है इसकी, ठीक है, तो 315 लोकेशन, तो ये जो है ना, ये मेरा लेट से ब्लॉक नंबर 0 है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है ये इस ब्लॉक की 0 नंबर लोकेशन है, 1 एंड 2 एंड सो ऑन है। ये इस ब्लॉक की 0 नंबर लोकेशन है, 1 एंड 2 एंड हर ब्लॉक में 99 लोकेशंस पड़ी हुई एंड सो ऑन। तो यहाँ तक चीज समझ आ रही है? तो अगर कोई मुझे कहे 315 लोकेशन पे जाना है, तो इसका मतलब, क्योंकि मैंने इसको 2 की पावर 10 की पावर में तोड़ा हुआ है, यानी कि 100 में तोड़ा हुआ है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ कि ये जो 3 है ये मुझे बता रहा है कि ब्लॉक नंबर क्या है, और ये जो 5 है ये बता रहा है कि ब्लॉक के अंदर ऑफसेट क्या है। ऑफसेट का मतलब है कि ब्लॉक के अंदर 0 से कहाँ तक जाना है। तो यानी मैं इससे सीधा सा जज कर सकता हूँ कि ये इस ब्लॉक में 3 नंबर ब्लॉक में मुझे जाना है, और इसका जो 15 नंबर होगा, यानी कि ये 0 1 2 अप टू यहाँ पर कहीं पे 15 नंबर होगा। सो दिस इज माई डिजायर्ड लोकेशन। तो ये बात समझ आ रही है? ये आप देखें कि इन सब बिट्स में 00 से 99 में ये जो तीसरी बिट है ये 0 है, तीसरा डिजिट 0 है। इधर इन सारों में तीसरा डिजिट 1 है, इन सारों में तीसरा डिजिट 2 है, इन सारों में तीसरा डिजिट 3 है। जब आप 399 पे पहुंचेंगे अगला 400 से लेकर 499 पे चला जाएगा, फिर 500। तो इसका मतलब है जो भी एड्रेस हो, मुझे कोई कहेगा अच्छा जी 1250 एड्रेस पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस एड्रेस को पहली 2 डिजिट को उठा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 12 नंबर है ये आपका ब्लॉक नंबर है, और ये जो आपका है ये ऑफसेट है, ब्लॉक ऑफसेट है कि ब्लॉक के अंदर आपने 50वें नंबर घर पे जाना है या 50वें नंबर डाटा पे जाना है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये अगर हम 10 की पावर में रखते तो हम कैसे, डेसिमल एड्रेस होता तो कैसे हम 2 हिस्सों में तोड़ते। यही काम हम कर सकते थे कि अगर हम इसको 1000 का भी ब्लॉक बना देते तो तब हम 1250 आता, तो उसका मतलब होता कि इधर मैं लाइन लगा दूं कि पहले नंबर वाले ब्लॉक के 250 नंबर वाले लोकेशन पे चले जाओ, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज मैं 10 की पावर में इसको तोड़ रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई डेसिमल एड्रेस दे तो मैं उस डेसिमल एड्रेस में बड़े आराम से डिजिट्स पे कोई भी मैनिपुलेशन किए बगैर सीधा सीधा बता सकता हूँ कि भाई ये आपका ऑफसेट है, ये आपका ब्लॉक नंबर है। ये यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये अब ये जो हमने तोड़ा है ना, दीज आर कॉल्ड बेसिकली ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये आप समझे कि जब भी मैं फैच करूंगा कैश लाइन, तो मैं इस किस्म का पूरा ब्लॉक उठा कर लाऊंगा और वो मैं पूरा ब्लॉक फैच कर दूंगा। चाहे मैंने इसको एक्सेस किया था या इसको एक्सेस किया था, मैं ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठाकर ले आऊंगा जिस ब्लॉक से भी एक्सेस हुई, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि ये मैं आपको डेसिमल में बता रहा हूँ, असल में हम डेसिमल के बजाय बाइनरी में काम करते हैं। तो बाइनरी का जो 10 है वो असल में होता है डेसिमल का 2, ठीक है। तो बाइनरी में 10 जब हम लिखते हैं तो वो डेसिमल में 2 बनता है। तो अगर कोई मुझे कहे कि लेट से कि मैंने 8 लोकेशंस पे तोड़ दिया, ठीक है, सो उस 8 लोकेशंस का मतलब क्या होगा कि मेरे पास बेसिकली 0 से लेकर लेट से कि मैं यूं कहता हूँ कि 8 लोकेशंस हैं, तो मैं बाइनरी में कोई एड्रेस देगा ना, तो मैं कहूँगा कि ये 3 बिट्स जो हैं जो 000 से लेकर 111 तक जा सकती हैं, ठीक है। तो इनको मैं ये बाइनरी में 0 होता है, ये बाइनरी में 7 होता है, तो ये 0 से 7 तक टोटल 8 लोकेशंस बन सकती हैं, ठीक है।
तो मैं कहूँगा कि यार ये 3 लोकेशन जो है ये मुझे बता रही हैं कि ऑफसेट क्या है, और ये 3 लोकेशन मुझे बता रही हैं कि ब्लॉक नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही? जी सर। यस सर। अगर मैंने 8 बाइट का किया होता, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ मजीद। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मेरा 32 बाइट का ब्लॉक होगा। ठीक है, तो 32 बाइट का ब्लॉक का ये मतलब है कि मैं, अगर मुझे किसी ने कहा कि लोड वर्ड और उसमें जो एड्रेस बनता था, ठीक है, वो उसने दे दिया लेट्स से कि लेट्स से कोई मैं आसान सा देता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 132, ठीक है, 132 एड्रेस दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या, ये लेट्स से डेसिमल में 132, ठीक है। अब ये मेमोरी पूरी को हमने, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, हमने ब्लॉक्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने अब ब्लॉक साइज आपको बता दिया 32 का है, ठीक है। सो इसका इफेक्टिवली मतलब ये बनता है कि अगर, सॉरी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सीधा नहीं ड्रॉ हुआ। ओके, सो ये मेरी लेट से मेमोरी थी। तो ये जो ब्लॉक है एक, जिसमें मैं 0 से लेकर 31 तक जाऊंगा, फिर 32 से लेकर 63 तक जाऊंगा, तो ये ब्लॉक 0 है, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। तो मुझे इस एड्रेस से कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक क्या है और ब्लॉक ऑफसेट क्या है? ठीक है, तो मैं इसको अगर बाइंडिंग के 32 जो है ये 2 5 होता है, 2⁵ होता है। इसका मतलब है कि बाइनरी का 210 है, यानी कि अगर मैं डेसिमल में होता तो जिस तरह 10⁵ था ना, तो ये बाइनरी में 10⁵ है, ठीक है। तो जिस तरह तो इसका मतलब है कि मेरा एड्रेस जो जाएगा वो 000 से लेकर 5 से लेकर 5 1 तक, ये जो बनेगा ये 31 होगा, ठीक है। और उसके बाद अगला एड्रेस जो होगा वो 100 से स्टार्ट होगा और 1111 तक, ये मेरा सेकंड ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा, ठीक है, जो कि 32 से लेकर 63 तक बनता था, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक के जिस तरह बाइनरी में हम कह रहे थे ना कि 10 की पावर में। तो ये वाली 5 से आगे वाली बिट्स हैं, ठीक है, 5 से आगे वाली बिट्स, तो जो भी मेरा एड्रेस बनेगा उसकी पहली 5 बिट मुझे बताएंगी ऑफसेट, और अगली जो जितनी भी बिट्स थी वो बता देंगी ब्लॉक नंबर। तो अगर 132 एड्रेस था तो 132 का मतलब ये बनता है ये कि आपके पास 1 0 0 0, एक मिनट, कितना बनेगा, अगर टोटल 7 सिफर हों तो ये मेरे पास 128 बनेगा, और तो मैं एक और सिफर डाल दूँ, 3 रह गए, तो अगर मैं उसमें 1 डाल दूँ तो दिस विल बी 132, ठीक है, अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो ये मेरा एड्रेस बन रहा है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने 32 बाइट का ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर ये बाइट एड्रेस है तो ये 5 बिट्स मुझे बता रही हैं ऑफसेट, और ये 5 बिट्स बता रही हैं ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो ये जो है ये बन जाता है 4100, और ये भी बन जाता है 4। तो इसका मतलब है कि अगर 32 बाइट्स का ब्लॉक है और किसी ने कहा है कि 132 बाइट से पढ़ना शुरू करो, तो इसका मतलब है उसने मुझे कहा है कि आप ब्लॉक नंबर 0 1 2 या 3 पे ना जाएं, बल्कि ब्लॉक नंबर 4 पे जाएं, ठीक है, और उस 4 का 0 1 2 3 4 जो बनता है ना, इसको डालें। दिस इज योर एक्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह हमने मेमोरी पूरी को ब्लॉक्स में तोड़ा हुआ है, और हमें हमेशा एड्रेस की ही कुछ बिट से ब्लॉक नंबर पता चल जाता है और बाकी की बिट से ऑफसेट पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बाइनरी डेसिमल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और यही चीज़ हमने बाइनरी में अप्लाई कर दी। ये आप देख भी सकते हैं 0 से 31, फिर 32 से 63 आएगा,
फिर ये 64 से 95 आएगा, फिर 96 से 127 तक कह लें आ जाएगा, ठीक है। फिर 128 से लेकर आपकी 132 जो है 128 9 करके वो चौथे नंबर पे आपके 132 बाइट आ जाएगी, ठीक है। जो कि आप अगर 0 से काउंट करना करें तो वो 0 1 2 3 4 बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है? जी सर, क्लियर। यस तो सर, क्लियर है। ये इंट्यूशन मैं आपको देना चाह रहा था, ये बाइनरी नंबर्स में कैसे एड्रेस के कुछ हिस्सों से हम कर सकते हैं। ये अगर आपको क्लियर है ना तो आगे कैश जो है और मेमोरी के और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इधर थे कि हम कैश को कह रहे थे कि कैश डाटा स्टोर करेगी, ठीक है। सो अब पहली चीज़ ये है कि किस जगह पे सर एक स्टोर चीज पूछनी थी सर। हाँ सर जो लास्ट आपने स्लाइड की है इसमें जो एड्रेस था सर वो इस तरह कंसेक्टिव नहीं था, उसके अंदर से वो रैंडम सा था कि 100 हो गया 6804 समथिंग इस तरह। तो ये एड्रेस हमारा कंटिन्यूटी में नहीं होता सर मेमोरी का? ये जो एड्रेस है ये वो हमने रैंडम नंबर इसलिए बताए हुए हैं कि प्रोग्राम जब चलेगा तो आपने कोई वेरिएबल बनाए हैं, कोई प्रोग्राम आपका जिस जगह पर लोड हुआ है हमें नहीं पता किस जगह पर लोड हुआ है, तो जो हम जिस जगह पे भी मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो वो कोई रैंडम सा नंबर बनेगा। ये वो एड्रेस है कि हमने ब्लॉक नंबर 304 उठाया। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि ये मेरी रैम है, इसको मैंने ब्लॉक्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना 100, ये है कि अच्छा मैंने जिस वक्त प्रोग्राम चलाया तो कोई ऐसा लोड वर्ड आया जो लेट से 110 एड्रेस पे रीड कर रहा था, तो 110 एड्रेस या 100 ब्लॉक के 10वें लोकेशन को रीड, तो हमने 100 ब्लॉक पूरा का पूरा उठाकर ये जो ब्लॉक नंबर 100 था ये इस जगह पर लोड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक में से जब भी एक्सेस होगी तो हमें वो वहां पर मिल जाएगा। फिर यही काम हमने किया, थोड़ी देर बाद किसी और जगह से लोड वर्ड हुआ, वो 304th ब्लॉक बनता था तो हमने 304th ब्लॉक लोड कर दिया। तो यहाँ पर ये जो टैग है ना ये बता रहा है कि ब्लॉक नंबर कौन सा हमने इस वक्त लोड किया हुआ, ठीक है। तो वो रैंडम ही बनेगा क्योंकि हमें तो नहीं पता कि प्रोग्राम ने किस ऑर्डर में इसको एक्सेस करना है। राइट सर, राइट। अब पहली चीज आती है कि हम इसको प्लेस किधर करें, यानी कि जब भी हम मैंने एक लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन दी, उसने मेमोरी को एक्सेस किया, तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने वो पूरा ब्लॉक मेमोरी में ला कर रखना है, पर वो जो कैश में रखना है वो कैश में किस जगह पे रखूँ? एड्रेस नंबर 0 पे रखूँ, 1 पे रखूँ, 2 पे रखूँ, ठीक है। तो अभी ये जो हम पीछे देख रहे थे ये जरा सिंप्लीफाइड पिक्चर थी, इसमें हमने अज्यूम किया अच्छा पहली दफ़ा पहले पे रख देना, दूसरी दफ़ा दूसरे पे रख देना, तीसरी दफ़ा तीसरे पे रख देना। तो ऑब्वियसली इसके बजाय अगर हम कोई लोकेशंस थोड़ी सी फिक्स कर दें तो उसका कुछ फ़ायदा भी है कुछ नुकसान भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसको। तो किस जगह पर प्लेस करें इसको हम कहते हैं कैश की प्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो प्लेसमेंट पॉलिसी के लिए ना हम एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि असल में तो मेमोरी बड़ी होती है लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल DDR है ना उसकी 32 लोकेशन है, ठीक है। क्योंकि ये एक मिनिएचर केस में समझ आ जाए तो हमें बड़ी के लिए सिर्फ जो है ना वो हमारी विड्थ बढ़ेंगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम देख रहे थे कि मेमोरी में लेट से सबसे पहला 0 लोकेशन पे रख देना, फिर 1 पे रख देना, फिर 2 पे रख देना, कहीं पे भी रख देना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फुली एसोसिएटिव केस। जो अभी हम देख रहे थे पहले उसको हम कहते हैं फुली एसोसिएटिव केस, कि मैंने कोई लोकेशन पढ़ी लेट से 12 नंबर तो मैंने उसको इधर लिखवा दिया, फिर मैंने कोई और लोकेशन पढ़ी 0 नंबर तो मैंने उसको इधर लिखवा दिया एंड सो ऑन, ठीक है। सो अभी ये जो बने हुए हैं कंसिडर इट एज अ ब्लॉक, ठीक है, कि ये ब्लॉक टोटल हमारे मेमोरी के अंदर लेट से टोटल थे ही 31 ब्लॉक, ठीक है, जो कि बहुत छोटा हमने कहा हुआ, और कैश उससे छोटी बनानी थी तो कैश में हमने कहा कि लेट से हमारे पास टोटल 8 ब्लॉक्स थे, ठीक है। फुली एसोसिएटिव कैश का मतलब है कि कोई भी यहाँ से जो ब्लॉक नंबर है वो किसी भी जगह पर मैं लिखवा सकता हूँ, ठीक है, जो सबसे जनरल केस है जिसके हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसका भी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन वो उसको हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये समझें। दूसरा केस जो है वो ऑपोजिट साइड में मैं चला जाता हूँ, वो कहलाता है डायरेक्टली मैप्ड, ठीक है। डायरेक्टली मैप ये है कि जिसमें मैं कहूँ कि इधर की हर लोकेशन किसी फिक्स ब्लॉक के ऊपर ही मैप होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ये मॉड ऑपरेशन कर लूँ, ठीक है। मॉड का मतलब होता है कि आप रिमाइंडर ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर एड्रेस नंबर 0 आया
ठीक है। तो एड्रेस नंबर 0 जो है उसको मैं रिमाइंडर लूंगा किसी चीज़ से तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमेशा 0 पर ही मैप होगा, ठीक है। एड्रेस नंबर 1 हमेशा 1 पर ही मैप होगा, एड्रेस नंबर 2 हमेशा 2 पर ही मैप होगा, एड्रेस नंबर अप टिल 7, एड्रेस नंबर 7 पे मैप होगा। जो एड्रेस नंबर 8 आएगा उसको दोबारा हम 0 पर मैप कर देंगे, ठीक है। अगर 8 को किसी ने एड्रेस किया तो हम क्योंकि उसका मॉड 8 लेंगे तो दोबारा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 8 से लें तो 0 आ जाता है ना, कि रिमाइंडर का तो सारों को पता है ना, ठीक है। रिमाइंडर होता है कि वो जो बचपन में डिवीजन नहीं की थी कि मैं Yes, sir. अगर 8 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 1 ज़ार 8, तो ये जो बाकी बचता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। सो प्रैक्टिकली हम ये कह रहे हैं कि 0 से 7 तक जो है वो 0 0 पे मैप हो, 1 1 पे मैप हो, 7 7 पे मैप हो, 8 जो है वो दोबारा 0 पर मैप हो जाएगा, 9 जो है वो दोबारा 1 पे मैप हो जाएगा, क्योंकि 9 का जब 8 से रिमाइंडर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 8 से लेकर 15 तक जो है वो दोबारा 0 से 7 पे मैप हो गए। फिर जब 16 आएगा तो अगेन 16 का रिमाइंडर 8 से 0 आएगा तो 16 फिर 0 पे मैप हो जाएगा एंड सो ऑन। सो प्रैक्टिकली हम ये कह रहे हैं कि ये 0 से 7 तक जो थे इनको हमने मैप कर दिया बिल्कुल उसी ऑर्डर में। फिर 7 से लेकर 15 तक जो थे, सॉरी यहाँ तक करना चाहिए था, ठीक है, तो ये नहीं है। सो 8 से लेकर 15 तक को भी हमने बिल्कुल इसी तरह मैप कर दिया, 16 से लेकर 23 तक को भी इसी तरह मैप कर दिया एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, बात यह है कि जब हम फुली एसोसिएटिव हो सकते थे तो फिर डायरेक्टली मैप करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत यह है कि इसके अंदर थोड़ा सा हार्डवेयर ज़्यादा लगता है, इसके अंदर हार्डवेयर थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है। अगर हमने फिक्स मैपिंग की है तो अगर फुली एसोसिएटिव है तो जब मैं कैश को एड्रेस दूंगा, कहूँगा कि यार मेरा ब्लॉक नंबर 10 का मैं फलां नंबर लोकेशन को पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे तमाम ब्लॉक्स को जाकर चेक करना पड़ेगा कि इधर कहीं पर 10 तो नहीं पड़ा हुआ। अगर वहाँ कहीं पर 10 पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है, डाटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे इन सब ब्लॉक्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि किसी से मेरा एड्रेस मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर मैंने उसको डायरेक्ट मैप किया हुआ है तो डायरेक्ट मैप में मुझे पता है कि ये जो 10 है ना, इसने तो मैप डायरेक्टली होने कहते हैं 0 से 7 तक जो थे वो इसी तरह हो रहे थे, 8 फिर 0 पे हुआ था, 9 1 पे हुआ था, तो 10 2 पे मैप होगा। तो अगर मुझे 10 लोकेशन को एक्सेस करना है तो मैं सीधा 2 पे जाके देख लूँ कि इधर 10 पड़ा हुआ है या कोई और पड़ा है। अगर 10 नंबर ब्लॉक पड़ा तो इसका मतलब है कि डाटा यहीं पे है, नहीं तो नहीं है। तो मुझे सिर्फ एक लोकेशन को कंपेयर करना है। तो मेरे जो कंपैरेटर्स हैं जिन्होंने कंपेयर करने के लिए जो हार्डवेयर होता है उसको कंपैरेटर कहते हैं, तो वो मेरे कम इस्तेमाल होंगे डायरेक्टली मैप में। लेकिन डायरेक्टली मैप में इसका नुकसान ये होगा कि सेम लोकेशन पर इसी लोकेशन पे मेरे पास 10 भी मैप होता है, इसी लोकेशन पर 2 भी मैप होता है, इसी लोकेशन पर मतलब टोटल मेरे 4 डिफरेंट ये ब्लॉक इस पे मैप हो सकते हैं ना, कि ये भी 2 पर मैप होगा, फिर 10 भी 2 पर मैप होगा, फिर 18 भी इस पे मैप होगा, फिर ये 24 5 6 26 भी इसके ऊपर ही मैप होगा। तो अब अगर कोई एक ब्लॉक, अगर मुझे कहीं दोनों ब्लॉक चाहिए थे, मुझे लेट से कि 26 भी चाहिए था और 10 भी चाहिए था, ठीक है, तो मुझे ये भी चाहिए था और मुझे ये भी चाहिए था, तो मैंने जब 10 को एक्सेस किया तो ये ब्लॉक उठाकर मैंने 2 पर लिखवा दिया और मैंने कहा जी इस जगह पर 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगली जब 10 ब्लॉक में से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी लोड या स्टोर की, तो मैं कहूँगा कि यार ये हमेशा मुझे इधर मिल जाएंगी तो कैश टाइम बचे। लेकिन मैं थोड़ा सा भी चला ही था कि मुझे 26 की ज़रूरत पड़ी, मैं कहा अच्छा जी 26 को किधर मैप करना है, तो वो भी 2 पर ही आया, क्योंकि जब मैंने रिमाइंडर लिया तो वो यही चीज़ आ गई, ठीक है। तो जब ये 2 पर आया तो हमने कहा कि अच्छा अब इधर 10 नहीं पड़ा बल्कि 26 आ गया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मुझे 10 को एक्सेस करना पड़ा तो 26 पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार 26 को बाहर निकालो, वापस 10 ले आओ, ठीक है। तो ये एक दूसरे को 26 और 10 बाहर निकालते रहेंगे डायरेक्टली मैप कैश में। तो इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग, कि हम कैश में एक दूसरे को बाहर निकालने पर लगे हुए हैं, ना कि जो हमने जिस मकसद के लिए कैश में। तो इसको अवॉइड करने के लिए 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश या 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश यूज होती है, जिसमें हम कहते हैं कि बजाय एक जगह मैप करने की आप एक से ज़्यादा जगह पर मैप, तो इस जगह पे हमने क्या किया, हमने 2-2 के सेट बना दिए, ठीक है। तो अब 2-2 के सेट बना दिए हैं तो अब मेरे पास टोटल 4 सेट हो गए। तो अब मैंने रिमाइंडर भी 4 से ले लिया बजाय 8 से लेने के। यहाँ पर मैं 8 से ले रहा था, यहाँ पर मैंने 4 से ले लिया, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 भी इस पे मैप होता है, 1 भी इस पे, 1 इस पे मैप होता है, 2 इस पे मैप होता है, 3 थर्ड पे मैप होता है, तो 4 जो है वो वापस 0 पर मैप होती है। ठीक है, अच्छा अब इसका फायदा क्या है कि अमूमन ये थ्रेशिंग जो है ना ये किसी किसी जगह चाहिए होती है, यानी कि कभी कभार ये केस आता है, लेकिन अगर वो केस आ गया तो यहाँ पर मैं लेट से कि जो आपका 10 था, 10 का अगर मैं 4 से रिमाइंडर लूँ तो मेरे पास 2 आता है। ठीक है, तो ये 10 जो था ये अभी भी 2 पे मैप हो रहा है, और इसी तरह 26 भी 2 पर मैप हो रहा है, लेकिन 10 को मैं इस जगह पर लिखवा दूंगा, 26 को मैं इस जगह पर लिखवा दूंगा, तो 10 भी इधर पड़ा हुआ है और 26 भी पड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को थ्रैश नहीं कर रहे कि एक की वजह से दूसरा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मल्टीपल चीज़ों को मैं इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ कि मैं इसको 2 वे के बजाय 4 वे सेट एसोसिएटिव कर दूँ। तो ये हमारी प्लेसमेंट पॉलिसीज हैं 3-4। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन मॉड का ही हो, ये जो हमने इधर लिखा है कि रिमाइंडर ही लें, आप कोई और मैपिंग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन मॉड इज़ अ गुड फंक्शन बिकॉज हार्डवेयर में इजी है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि 2 की पावर से मॉड लेने का इफेक्टिवली मतलब होता है कि शुरू की कुछ बिट्स उठा लो। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने मॉड 4 लेना है तो पहली 2 बिट्स उठा लूँ तो वो मॉड 4 होगा, अगर मैं मॉड 8 लेना है तो पहली 3 बिट्स जो होंगी वो मॉड 8 ही होंगी। ठीक है, ये आप चेक भी करके देख सकते हैं कि अगर मैं 10 का मैं हमने कहा था कि मॉड 8 से लेंगे तो 8 1s are 8 और पीछे 2 आना चाहिए ना, लेकिन अगर मैं 10 को बाइनरी में लिखूंगा तो वो होता है 1010, तो इसकी पहली 2 बिट्स अगर मैं उठाऊं तो ये 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर जो है ना ये हार्डवेयर में अगर 2 की पावर से लेना हो तो ये इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन कि आप सिंपली इनिशियल 2 बिट्स उठा लें, तो इसलिए हम इधर मॉड का फंक्शन देख रहे हैं। ठीक, अच्छा तो डायरेक्टली मैप कैश जी सर ये 12 मॉड लिखा हुआ था, 12 ब्लॉक का है, इसका किसी भी ब्लॉक का हो सकता है ना, बेसिकली तो हम इंटरेस्टेड है मॉड 8 और मॉड 4 के अंदर। 12 ब्लॉक नंबर है सर? जी जी, क्योंकि ये एग्जांपल है ना, इसमें ये जो शेडेड किया हुआ है ये 12 था। ठीक है, तो ये उसका बताया हुआ है कि 12 किस जगह पे मैप होगा, 12 का 4 से मॉड लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 12 का 8 से मॉड लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो अगर 8 से लिया तो वो इस जगह पे मैप हो जाएगा, अगर 4 से लिया तो इधर हो जाएगा, लेकिन 12 जो है वो एक जस्ट एक स्लाइड के ऊपर अपने रैंडम वैल्यू ली हुई है, मैंने जो आपको कराया वो मैंने 10 और 26 से कराया तो वो डिफरेंट है, तो 12 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मॉड 4 या मॉड 8 की है इस केस में। अच्छा, तो डायरेक्टली मैप कैश का फिर हार्डवेयर क्या बनेगा? ठीक है, तो ये लेट से अब मेरी कैश है जिसमें मैंने 32 बाइट का कैश की एक ब्लॉक रखा हुआ है, और लेट से कि ऐसी मेरी टोटल 31 लाइंस हैं, तो 31 लाइंस होगी तो मैं 0 से लेकर 1023 तक, यानी कि ये 1 किलोबाइट की कैश बन जाएगी। ठीक है, 1024 को हम कहते हैं कि हार्डवेयर वाले लोग जो हैं वो 1024 को 1K कहते हैं। तो अब होगा क्या कि आपको इसके साथ ये तो डाटा होगा, डाटा के साथ आपको ब्लॉक नंबर भी तो स्टोर करना है ना कि किस ब्लॉक नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टैग। ठीक है, और फिर उसके अलावा एक और बिट हमें साथ रखनी पड़ेगी वैलिड की, क्योंकि जब शुरू में हम कहूँगे तो कैश में कोई डाटा ही नहीं होगा तो उस वक्त वैलिड 0 होगा, तो वैलिड हमें बता रहा है कि इस लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो वैलिड भी है या नहीं, मतलब अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ पड़ा है वो इस वक्त वैलिड नहीं है। तो नॉर्मल ये जो एनिमेशन है छोटी सी, ये आपको बता रही है कि होगा क्या, इसको दोबारा देख लें। ठीक है, तो कर क्या रही है, लेट्स से कि मैं, अच्छा इसको अगर मैं रोक दूं तो इससे किसी तरह ज़्यादा अच्छा हो कि ये जो मेरा एड्रेस है लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई तो 32 मुझको ये बता रहा है कि ये 32 बाइट्स मुझे ये बता रही हैं कि जो आपका जो भी एड्रेस था, ठीक है मैं इस जगह पर गया, उसकी पहली 5 बिट जो हैं वो ऑफसेट में, ठीक है, और उसकी आगे वाली जो बिट्स हैं ये मेरा ब्लॉक नंबर है। ठीक है, तो जो हमने पूरा शुरू में मेमोरी की बात की और मैंने आपको डेसिमल से समझाया और वो किया, तो होता ये है कि टैग में हमने स्टोर क्या करना था, ब्लॉक नंबर स्टोर करना था कि अगर 100 ब्लॉक था तो हमने इधर 100 स्टोर करना था। अगर आप डायरेक्टली मैप कैश यूज करेंगे तो उसमें क्योंकि ये टोटल 31 लोकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि
जो मैं मॉड लूंगा, ठीक है, जो हमने ब्लॉक नंबर का मॉड लेना था, तो मैंने आपको बताया कि वो पहली 5 बिट जो है ना वो मुझे बता देंगी कि मैंने इसमें किस जगह पे जाना है, ठीक है। सो ये पहली 5 बिट बताएंगे। इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक नंबर डायरेक्टली मैप में, क्योंकि मैंने फिक्स जगह पर इसको रखा हुआ है, तो इस इंडेक्स को मुझे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लोकेशन से पता है कि इसका इंडेक्स क्या होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा एक्चुअली ब्लॉक नंबर के लिए सेव कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसको अलहदा से सेव करने की इंडेक्स को जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडेक्स मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब है कि ये 5 बिट में 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तीसरी लोकेशन पे मैप कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इधर 3 लिखा होना चाहिए। अगर 31 पे कर रहा हूँ तो इसमें ऑल 1 होगा। तो ये वाली स्लाइड अब आपको समझ आनी चाहिए कि हम करते क्या हैं कि अगर लोड की इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस इंडेक्स को उठाऊंगा, ठीक है। ये तो बता रहा था कि उसके अंदर कौन सी बाइट उठानी है। ये इंडेक्स मुझे बताएगी कि ये किस जगह पे मैप हो रही है। तो अगर मैं ये जो 4 डाउन टू 0 को आप इग्नोर करें तो ये ब्लॉक नंबर पूरा आ रहा है, ठीक है। सो ब्लॉक नंबर मुझे ये बता रहा है कि उसमें से जो मॉड लिया, ये मैंने मॉड लेकर इंडेक्स निकाल लिया। इससे मुझे पता चला कि मैंने जाना किस जगह पर था। उस जगह पर मैंने देखा कि ब्लॉक नंबर क्या पड़ा हुआ है। सो ब्लॉक नंबर भी मैंने पूरा स्टोर करने के बजाय ये उसका ये वाला हिस्सा स्टोर नहीं किया, बल्कि इंडेक्स से आगे वाली सिर्फ बिट्स स्टोर कर दी जो कि टैग थी, क्योंकि इस जगह पर अगर पड़ा है तो उसका इंडेक्स तो लाजमी यही होगा जो कि जिस इंडेक्स पे हम देख रहे हैं, तो उसको अलहदा से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको मैं टैग से कंपेयर करूँगा कि ये मैच करता है कि नहीं, ठीक है। अगर तो मैच करता है, इसका मतलब है कि इस डाटा लाइन के ऊपर यही स्टोर हुआ है, यही वाला डाटा लाइन स्टोर हुई है, यही वाला ब्लॉक स्टोर हुआ है जिस ब्लॉक को मैं चाहता था। अगर वो मैच नहीं करता, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कुछ और स्टोर हुआ है। और सिर्फ मैंने ये नहीं देखना, मैंने इसके साथ इस वाली वैलिड बिट को भी देखना है। अगर वैलिड बिट 0 है तो ये गार्बेज डाटा था, ये अगर मैच कर भी गया तो मैटर नहीं करता। अगर ये वैलिड बिट 1 है तो हम कहेंगे कि यार वैलिड बिट भी 1 है, टैग भी मैच कर गया है, इसका मतलब है कि वो वाला डाटा इस जगह पर पड़ा हुआ है। तो इस डाटा को हम रीड करेंगे और रीड करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास डाटा आएगा इधर से, ये आप पूरी कैश लाइन आ जाएगी, लेकिन मुझे तो इसमें से एक वर्ड चाहिए। तो वो वर्ड जो चाहिए वो मैं ये जो बाइट सिलेक्ट है इसको यूज़ करते हुए मैं इधर मक्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करें कि ये जो पूरी लाइन थी ये मुझे कैश ने निकाल के दी, और इसके आगे मैंने एक मक्स लगा दिया जो कि इसकी बेस पे सिलेक्ट करा था, ये जो हमारी बाइट सिलेक्ट थी। दिस इज आवर वर्ड, ठीक है। ये हम वर्ड उठा लें, ठीक। तो ये कैश इस तरीके काम करती है कि एड्रेस आता है, उसमें बाइट सिलेक्ट तो कहता है कि ब्लॉक के अंदर से क्या उठाना है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जो इंडेक्स की बिट्स आती हैं उससे हमें पता चलता है कि अच्छा किस नंबर लाइन पे जाना है कैश की। उससे अंदर जाके हम टैग को मैच करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैचिंग होगी वो इन दोनों की होगी, यानी कि ये आएगा, इस पे एक इक्वल टू का कंपैरेटर लगा होगा, इसको मैं ऐड करूँगा कि अगर वैलिड भी 1 है, ठीक है। तो अगर ये वाला वैलिड जो मैं उठा रहा हूँ ये भी 1 है, और ये जो मैंने कैश लाइन आई है ये भी आ गई है, यानी यहाँ से एड्रेस गया, वहाँ से ये पूरा जो निकला इसमें से मैंने देखा ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो उसकी बेस पे मैं ये पूरा उठाऊँगा और इसके ऊपर मैं ये काफ़ी सारी ये 32 बाइट हैं, इसके ऊपर मैं मार्क्स लगा दूंगा जो कि इसकी बेस पे सिलेक्ट कर रहा होगा, और ये मैं कह दूंगा कि भाई ये लो प्रोसेसर, ये तुम्हारा डाटा हाजिर है। अगर वो मैच ना किया तो मैं प्रोसेसर कहूँगा भाईजान अभी रुक जाएं, अभी मैं ज़रा मेमोरी से फैच कर लूँ। तो फिर कैश जो होगी वो मेमोरी सिस्टम को कहेगी कि यार ये वाला जो ब्लॉक है जो कि मैंने ये जो पूरा हमारा ब्लॉक नंबर बनता है, मेमोरी को हम कहेंगे कि यार ये वाला ब्लॉक पूरा फैच करके ले आओ और इस कैश में लिख पाओ। तो ये होती है डायरेक्टली मैप कैश, ठीक है। इसी तरह सेट एसोसिएटिव कैश में ऐसा एक के बजाय 2 ब्लॉक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो अब जब 2 ब्लॉक्स लगेंगे तो ये सेट एसोसिएटिव वाला ये वाला चक्कर हो रहा है, ठीक है, कि जो हमने यहाँ पर किया था ना कि मल्टीपल एक के ऊपर एक से ज़्यादा मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास पहले तो इसमें डायरेक्टली मैप में एक ब्लॉक था, इसमें हमने कह दिया कि मेरे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ठीक है।
तो मल्टीपल ब्लॉक्स अगर आ रहे हैं तो अगेन आपका ये जो इंडेक्स है बाइट सेलेक्ट को आप इग्नोर करेंगे, आप इंडेक्स उठाएंगे, उस इंडेक्स को दोनों ब्लॉक्स को दे देंगे। दोनों ब्लॉक से आपके पास उसमें डाटा भी पड़ा हुआ है, टैग भी पड़ा हुआ है। आप इस टैग को भी कंपेयर करेंगे, इस टैग को भी कंपेयर करेंगे कि मैच करता है कि नहीं। इनमें से कोई एक मैच भी हो गया तो इसका मतलब है कि डाटा कैश में पड़ा है, अगर नहीं मैच हुआ इसका मतलब डाटा कैश में नहीं पड़ा। ठीक है, दोनों की वैलिड बिट भी एंड हो रही है इस जगह पर। ठीक है, तो आपने इस टैग को उठाया, कंपेयर किया, एंड किया कि वाकई ये जो मैंने एड्रेस दिया था उससे टैग मैच करता है और वैलिड बिट भी 1 है, इसका मतलब है कि इधर मैच कर गया। अगर इधर नहीं मैच किया तो आपने इधर भी चेक किया कि ये सेम जो मेरे पास टैग आ रहा था यही उठाकर मैंने कंपेयर किया विद दिस टैग, जो दूसरा ब्लॉक था, कि इससे मैच तो नहीं करता। अगर इससे मैच कर रहा है और वैलिड 1 है, स्टिल मेरा इसका आधार पड़ा हुआ। अगर दोनों से नहीं मैच करता तो इसका मतलब है कि हिट नहीं हुआ। इसलिए हमने इधर और गेट लगा दिया कि भाई दोनों से मैच नहीं करता तो इसका मतलब है कैश मिस हो गई, अगर एक से ही मैच हो गया तो कैश हिट हो गई और हमने हिट को बाहर भेजा। तो अब उनमें से सिलेक्ट करने के लिए, लेट से इधर भी हिट हो सकती थी, इधर भी हिट हो सकती थी, लेट से इधर हिट हुई है तो हम इसी की बेस पे सिलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा यार इधर से हिट हुई है तो इस साइड वाला ब्लॉक उठा लो, अगर इधर से हिट हुई है तो इस साइड वाला ब्लॉक उठा लो। तो ये ब्लॉक दोनों इसको जा रहे हैं। अब लेट से कि इस तरफ हिट हुई है तो ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, उस ब्लॉक के अंदर से अगेन बाइट सिलेक्ट यूज करते हुए हम अपने मर्जी की बाइट उठा लेंगे। तो ये 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश है। अगर मैंने 4 वे करनी हो तो ऐसे 2 के बजाय 4 का सेट बना दूंगा तो वो 4 वे सेट एसोसिएटिव हो जाएगी। उसमें एक ही जगह पर आपके यानी एक ब्लॉक 2 के बजाय 4 के ऊपर मैप हो सकता होगा, तो कुलियन का और चांस कम हो जाएगा कि आपके मल्टीपल ब्लॉक से मैप। और आखिरी केस था फुली एसोसिएटिव, जो कि हमने सबसे शुरू में देखा था। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम किसी जगह पर भी लिखवा सकते हैं। तो क्योंकि किसी जगह पर भी लिखवा सकते हैं तो अब आप वो इंडेक्स करके किसी जगह पर नहीं जाएंगे, आप क्यों हर जगह पर ही लिखवा सकते हैं। तो अब हमारा वो इंडेक्स की फील्ड खत्म हो गई, पूरे का पूरा टैग बन गया। तो उस टैग को हम सारी जगहों से कंपेयर करेंगे जितनी भी बड़ी कैश है। तो अब फॉर एग्जांपल यही वाला केस था जिसमें हमारी 32 लोकेशन थी, तो इसका मतलब मुझे 32 कंपैरेटर चाहिए पैरेलल में, कि जो कंपेयर करके मुझे एक उसी वक्त बताएं कि किससे मैच करता है, जिससे मैच करता है वो वाली कैश लाइन मैंने बाहर निकालनी है। तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा हार्डवेयर बनता है इसके अंदर, ये वाला तो बहुत सारे कंपैरेटर, इसकी वजह से नॉर्मली फुली एसोसिएटिव कैश जो है वो हम थ्योरी में तो पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको डाटा कैश, इंस्ट्रक्शन कैश में इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, कुछ और जगहों पर इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ पर हमारे कोई 7-8 लोकेशंस हों या 7-8 चीज़ों को कैश करना हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो वर्चुअल मेमोरी में हम कुछ ऐसी लोकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फुली एसोसिएटिव कैश। ठीक, तो ये काइंड ऑफ हमारा कह लें कि कैश ओवरऑल कैसे काम करती है। ठीक है, तो कैश की प्लेसमेंट पॉलिसी थी, हमने पढ़ ली। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट पॉलिसी। ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सेट एसोसिएटिव, फुली एसोसिएटिव एंड डायरेक्टली मैप, हमने देख लिया कि फुली एसोसिएटिव में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डवेयर लगता है, इसलिए हम उतना हार्डवेयर नहीं लगाते। डायरेक्टली मैप में हमारा सबसे कम हार्डवेयर लगता है लेकिन उसमें कोलिजन्स का चांस होता है, थ्रैशिंग का चांस होता है, तो वो हम नहीं चाहते। उसको सॉल्व करने के लिए सेट एसोसिएटिव यूज़ होती है। प्रैक्टिकली सेट एसोसिएटिव कैश ज़्यादा यूज़ होती हैं, अमूमन 2 या 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश बना लेते हैं जिसमें इसका बड़ा कम चांस होता है। फिर 4 वे अगर कर दें तो इसका चांस और भी कम हो गया कि 4 ब्लॉक्स एक जगह मैप हो जाए। अगर 5 मैप एक जगह पर हुए तब जाके कोलिजन स्टार्ट होगा, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये तो थी प्लेसमेंट पॉलिसी। एक और चीज़ कहलाती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टली मैप में रिप्लेसमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली मैप में तो आपने फिक्स जगह की हुई है कि इधर ही मैप करना है, तो जो जिस जगह पर मैप किया उधर जो कुछ पहले पड़ा हुआ था उसको हम उड़ा देते हैं, उसके बजाय नया कैश ब्लॉक ले आते हैं। लेकिन अगर सेट एसोसिएटिव है या फुली एसोसिएटिव है तब हमारे पास, अब लेट से सेट एसोसिएटिव है और हमारे पास 4 बेसिकली ब्लॉक्स हर सेट में आ रहे हैं, 4 वे सेट एसोसिएटिव। तो उसमें जब मैं कोई भी ब्लॉक लेकर आऊँगा, ठीक है, तो अब हो सकता है कि वो चारों ब्लॉक पहले से फिल हों, तो मैं उनमें से किसको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी।
तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो कई किस्म की होती हैं कि एक आप ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली जो सबसे बेहतर है वो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हम क्या कहते हैं कि जो अगर मेरे पास 4 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो अब हम बात इसकी कर रहे हैं कि जिस तरह ये मैं रीड करके लाया तो ये दोनों फील्ड थे। अब मैं तीसरी चीज़ लेकर आया, तो अब इनमें से किसी एक को बाहर निकाल लें। किसको बाहर निकालें? तो लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है जो कि सबसे ज़्यादा देर पहले इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा देर पहले इस्तेमाल हुआ था उसको बाहर निकाल दो। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स साथ रखनी पड़ेंगी जो हर एक्सेस पे हम अपडेट किया करेंगे कि अच्छा यार ये वाला अब इस्तेमाल हो गया है, तो अब दूसरे वाले का नंबर चेंज हो गया और तीसरे का भी चेंज हो गया। तो वो भी कुछ हमें हार्डवेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन वो जो हार्डवेयर हर लोकेशन पे जो बिट्स हैं वो तो चलो एक तरफ हैं, लेकिन अगर हम वो किसी तरह डाल लें तो हम अगर उसको निकाल दें जो सबसे देर पहले इस्तेमाल हुआ था, तो ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जो कम से कम यूज़ हो रहा था उसको हम निकाल दें। एक पॉलिसी उसमें ये है कि आप रैंडम कर दें। आप कहेंगे यार रैंडम नंबर जनरेटर लगा दें उसके अंदर, और आप कहें कि जो सा रैंडम नंबर आया उन चारों में से उसको उठाकर मैं बाहर निकाल दूंगा, उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। एक है कि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करूँ, कि जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था, फिर उसके बाद दूसरा लिखवाया था, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अगर मैंने 4 लिखवाए थे तो मैं जो सबसे पहला था उसको किक आउट कर दूँ। ठीक है, और आखिरी है नॉट लीस्ट रिसेंटली यूज। नॉट लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है कि बेसिकली फाइफो पॉलिसी रखो, लेकिन अगर एक बिट रख लो कि जो सबसे रिसेंटली यूज था उसको देख लो। तो फाइफो में अगर नंबर उसका आ गया कि जो अभी अभी इस्तेमाल हुआ था, तो उसको छोड़ दो, उसके बजाय उससे अगले पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिसी है। तो ये, लेकिन इसका इफेक्ट सेकंड ऑर्डर है, बिकॉज ये तब होगा अगर आपकी कैश की सारी जो भी सेट एसोसिएटिव थे वो चारों की चारों लोकेशंस फिल होगी, और उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ा। तो इसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितना डायरेक्ट प्लेसमेंट पॉलिसी का है। तो थ्योरेटिकली LRU इज़ द बेस्ट। प्रैक्टिकली उसके अंदर आपको हार्डवेयर में कुछ चीज़ें लगानी पड़ती हैं, उसके बजाय रैंडम या फाइफो उससे थोड़ी सी सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन प्रैक्टिकली शायद थोड़ी सी बड़ी कैश में इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप रैंडम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये नंबर्स हैं डिफरेंट, जो रिसर्च करके कि आपकी अगर 16K की साइज़ की कैश हो, 64K की हो, 256K की हो, 2 वे सेट एसोसिएटिव हो, 4 वे हो या 8 वे हो, तो उसमें रैंडम वर्सेस लीस्ट रिसेंटली यूज का कंपैरिजन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर सबसे छोटा साइज और सबसे कम एसोसिएटिविटी में भी देखें तो फ़र्क 5.2% से लेकर 5.7% तक का पड़ता है आपके हिट रेट में, जो कि काइंड ऑफ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है सही, यानी कि 0.5% का तकरीबन फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम एसोसिएटिविटी बढ़ाते जाएं या कैश का साइज़ बढ़ाते जाएं तो ये फ़र्क थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। यानी 64K किया तो ये 0.1% हो गया। इसी तरह एसोसिएटिविटी बढ़ा के 256K किया तो ये बराबर ही हो गए। रैंडम कर लें या LRU कर लें तो ये हमारा जो आखिरी केस बनता है, इसमें देखें कि ये दोनों ही तकरीबन बराबर बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना अगर आपकी थोड़ी बड़ी कैश है तो फिर आपको और एसोसिएटिव भी है तो फिर इसका को ज़्यादा फर्क, एसोसिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों, और ये नेचुरली भी सेंस बनाता है कि 8 वे एसोसिएटिव है तो उसमें एक्चुअली वैसे भी कन्फ्लिक्ट्स बड़े कम आएंगे कि सेम, क्योंकि 8 भरते भरते भी टाइम लगता है ना, तो इसलिए 8 अगर पूरी की पूरी फेल हो गई तब मसला आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ वाला भी नंबर देखें तो इवन 4 वे में भी ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 4 वे में भी एग्जैक्टली सेम है। 2 वे में थोड़ा सा फर्क आता है अगर बड़ी कैश लगी हो। ठीक है, तो ये इस तरह के जो रिसर्च टेबल्स होते हैं वो आपको बड़ा अच्छा आइडिया दे देती हैं कि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट या एज एन इंजीनियर जब आपने चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करें, क्योंकि आप इसका इफेक्ट एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं कि क्या मसला, कितना पेनल्टी एक्सपेक्ट करें। ठीक, एक और चीज़ जो छोटी सी है, अच्छा इसके बाद हमारे ना छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो कि क्या लें कि कैश से रिलेटेड ही हैं। क्रक्स कैश का ये था जो हमने भी देख लिया, लेकिन इसके आगे जो हैं वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि समझें कि हम 2-2, 4-4 मिनट में कवर कर सकते हैं, और लेकिन वो सारे थोड़े थोड़े से इंडिपेंडेंट ही। पहला ये है कि ब्लॉक साइज और स्पेशल लोकेलिटी, इसके ऊपर है।
ब्लॉक साइज जो होता है ना आपका, कि कैश का ब्लॉक कितना बड़ा रखें, जिस तरह अभी हम 34 बाइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। ब्लॉक साइज को बड़ा करने के ना कुछ फ़ायदे होते हैं हार्डवेयर में। एक जो मैंने शुरू में जब आपको रैम बढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बर्स्ट रीड आपको ज़्यादा कहते हैं उस पर कम टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप उसको ब्लॉक साइज को इस तरह से रख लें कि आप पूरा बर्स्ट एक ब्लॉक में सेव हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप फास्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको, यानी कि मेमोरी का कम टाइम ले रहे होंगे उससे रीड करके पूरा बर्स्ट लेंगे, ठीक है। तो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपका ब्लॉक साइज बड़ा हो तो उसकी वजह से आपकी जो टैग की बिट्स हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो 3 तरह की बिट्स पढ़ी हैं, इंडेक्स, ब्लॉक, ऑफसेट और टैग। तो अगर आपका ब्लॉक साइज बड़ा होगा तो वो जो ऑफसेट की बिट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी जब ऑफसेट की बिट्स बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि एड्रेस की बिट्स कम होंगी, और एड्रेस की बिट्स कम होंगी तो इसका मतलब है बेसिकली आपका टैग छोटा होगा। तो वो जो टैग के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए वो भी बच जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा ब्लॉक बढ़ाना जो है वो उसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने के नुकसान भी हैं। जब आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कम ब्लॉक्स आएंगे मेमोरी के अंदर, कम ब्लॉक्स आएंगे तो इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट मिसेस बढ़ जाएंगे। कन्फ्लिक्ट मिसेस यही होते हैं कि 2 सेम जगह पे मैप हो जाएं, ठीक है, और सेम जगह पे मैप हो जाएं तो उसकी वजह से फिर आपको बार बार मेमोरी से लाना ले जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इनके दरमियान हमें फिर चूज़ करना पड़ता है कि हम बहुत बड़ा भी ना रखें लेकिन बहुत छोटा भी ना रखें। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ये प्रॉब्ली जो बिगर पिक्चर देने के लिए आपको सबसे शायद अहम स्लाइड है कि हम किधर पहुंच गए हैं। ये जो पूरा अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है वो जो हमारा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बन रहा था उसमें हम किस जगह पर खड़े हैं। तो ये वही वाला जो RISC-V का हमने काइंड ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था। इंस्ट्रक्शन फैच था, फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी, नो ऑप भी डालते थे, फिर डिकोड या रजिस्टर फैच था, फिर ALU था, फिर मेमोरी स्टेज थी, फिर राइट बैक स्टेज थी। तो अब कैश आने से क्या फ़र्क पड़ा है? कैश आने से ये हुआ है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी उसको हमने अब इंस्ट्रक्शन कैश कहना शुरू कर दिया है, ठीक है, और ये डाटा कैश आ गई है। तो जब भी आपकी जो इंस्ट्रक्शन फैच होनी है आप पहला एड्रेस देंगे, अगर वो मिस हुआ, ठीक है, हिट हुआ तो ठीक है आप चलते रहेंगे, मिस हुआ तो आप मेमोरी कंट्रोलर के पास चले जाएंगे और मेमोरी कंट्रोलर को कहेंगे कि यार ये जो पूरी कैश लाइन है ना ये इस जगह पर लिखवा दो मुझे लाकर, ठीक है। तो वो पूरी कैश लाइन इस जगह पर लिखी जाएगी और उसके बाद अगली जब तक वो कैश लाइन पूरी इस्तेमाल नहीं हो जाती तब तक हमें दोबारा मिस नहीं आएगा और हम इधर से चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब भी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये जो डाटा मेमोरी है इसकी कैश में हम जाएंगे। पहली दफ़ा हमें मोस्ट प्रॉब्ली मिस होगा तो इसका मतलब है कि हम अगेन मेमोरी कंट्रोलर की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। सो मेमोरी कंट्रोलर को कहा कि यार तुम मेमोरी से उठाओ और कैश को रीफिल कर दो, ठीक है। तो कैश का में पूरी कैश लाइन आ जाएगी और जब भी हम उस जगह से एक्सेस कर रहे होंगे तो आइंदा में कैश मिस नहीं आया करेगी बल्कि कैश हिट हुआ करेगी और चीज़ चलती रहेगी। तो जितनी देर हम डाटा फैच करते हैं उतनी देर हमें CPU को स्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है कि स्टॉल एंटायर CPU पाइपलाइन, ये आ रहा है कि आप अगर मिस हो गया तो फिर आप CPU को रोक दें, मेमोरी कंट्रोलर को कहेंगे भाई आप डाटा उठाकर लेकर आएँ और इनको फिल कर दें और जब वो फिल हो जाए तो फिर हम उसको रिज्यूम कर दें। तो ये हमें एक बिगर पिक्चर दे रही है कि किस तरीके से हमारी पाइपलाइन जो हमारा प्रोसेसर था पहले हमने बनाया, फिर उसे पाइपलाइन किया, तो अब उसके अंदर जब हमने कैश डाली तो हमारे नई पिक्चर जी। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं या वैसे गलती से अनम्यूट हो? किसी बंदे का मुझे लगता है गलती से अनम्यूट हुआ है जिससे प्रॉब्लम आगे कहाँ से आता है। पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल कर दूँ? रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है जी। कमिंग बैक और सो ये जो स्लाइड है ये शायद जो फिर कोई अनम्यूट हुआ है, क्वेश्चन है या गलती से अनम्यूट हो रहे हैं बार बार? चलें ठीक है। हमारा
ये स्लाइड इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है कि इसकी कि ये आपको कैश परफॉर्मेंस के मुतालिक बता रही है कि कैश की परफॉर्मेंस को हम क्वांटिफाई कैसे करें, ठीक है, कि कब कैश अच्छा परफॉर्म कर रही है, कब कैश बुरा परफॉर्म कर रही है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑन एवरेज मेमोरी एक्सेस का टाइम पड़ा है वो अगर कम से कम है तो इसका मतलब है कैश अच्छा परफॉर्म करिए। अगर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ज़्यादा है तो कैश बुरा परफॉर्म करिए। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि आप कहते हैं हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कैश नॉर्मली एक साइकिल लेती है तो हिट टाइम हो गया आपका 1 साइकिल, ठीक है। नॉर्मली 1 या 2 साइकिल ले रही होती है अगर छोटी कैश हो। फिर आपने कहा कि अच्छा जी मैं मिस रेट जो है ना कि हिट रेट मेरा है लेट से 95%, तो मिस रेट इसका मतलब हो गया 0.05, तो 0.05 या 5% ऑफ द टाइम आप मिस करें। और लेट से कि मेरे पास जो पेनल्टी पड़ती है वो 30 साइकिल की पड़ती है, तो मैं कह सकता हूँ 0.05 इंटू 30, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हमारी 0.05% ऑफ द टाइम जब मुझे मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है, सॉरी 5% ऑफ द टाइम जब मुझे मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है तो मुझे 30 साइकिल की पेनल्टी पड़ती है, वरना मुझे मेमोरी एक्सेस 1 साइकिल का पड़ता है। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि 0.05 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और वरना 1 साइकिल तो लगता ही लगता है चाहे हिट हो या मिस हो, तो ये टोटल मुझे नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं अपने पास कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि 0.05 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1.5 बनता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नंबर बनेगा अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.5, ठीक है। तो क्योंकि मैं साइकिल्स के यूनिट में चल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अगर एक साइकिल में वैसे एक्सेस कर रहा था लेकिन 30 साइकिल की पेनल्टी पड़ी थी 5% ऑफ द टाइम, तो एवरेज टाइम 2.5 साइकिल्स हो गया। ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये बनता है कि ऑल्दो मैं 95% ऑफ द टाइम कैश हिट हो रही थी, लेकिन वो जो सिर्फ 5% ऑफ द टाइम थी कैश हिट होती तो एक साइकिल पड़ता था, लेकिन वो जो 5% है उस पर पेनल्टी इतनी बड़ी है, ठीक है, उस पर पेनल्टी हमारी बन रही है 30 साइकिल की, कि उसका नेट इफेक्ट ये है कि हमारी एवरेज एक्सेस टाइम जो है मेमोरी एक्सेस टाइम वो 1 के बजाय 2.5 साइकिल पे चला गया। तो हर लोड वर्ड स्टोर वर्ड जो है ना वो हम उस पर अगर एवरेज एज्यूम करें तो हमें 2.5 साइकिल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ ये कैश की परफॉर्मेंस निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज होती है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये हिट टाइम जो है ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक साइकिल या एक से ज़्यादा। मिस रेट जो होगा ये भी पॉजिटिव नंबर होगा 0 से 1 के दरमियान, जो भी हमारा 0.05 जिस तरह मैंने 5% दिया, और ये पेनल्टी ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव नंबर जो आपस में ऐड या मल्टीप्लाई हो रही हो और हम इस चीज़ को नीचे से नीचे लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से मैं किसी चीज़ को भी नीचे लाऊंगा तो ओवरऑल मेरा एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम एवरेज एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली होता ये है कि हम करते ये हैं कि इन तीनों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें मसला ये होता है कि अगर मैंने मिस रेट कम करना है तो मुझे बड़ी कैश लगानी चाहिए। बड़ी कैश लगाऊंगा तो वो हिट टाइम को बढ़ा देगी, क्योंकि बड़ी कैश जो है वो मेमोरी को स्लो कर देगी, ठीक है। तो हिट टाइम कम करूंगा तो मिस रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मिस पेनल्टी को हम ज़्यादा नहीं छेड़ सकते अमूमन, क्योंकि अब वो जो भी टेक्नोलॉजी है जिस पे हम चल रहे हैं हम उसी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जिस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं अगर वो आपकी DDR की जो स्पीड है वो है, अगर आप DDR इम्प्रूव कर लें तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम लेट से कि 1 या 2 साइकिल जो हम हिट टाइम डिसाइड कर लें, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसके लिए जितनी बड़ी से बड़ी कैश बना सकें वो बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चल रहा है तो मैं 2 गीगाहर्ट्ज़ के एक साइकिल के अंदर जितनी भी बड़ी कैश लगा सकता हूँ वो लगा दूंगा। अगर मैंने 2 साइकिल डिसाइड किया तो मैं 2 साइकिल के लिए जितनी बड़ी हो सकती है उतना बड़ा उसको कर दूंगा, और उससे फिर मेरी जो क्योंकि मैक्सिमम मैंने पहले ही बड़ा कर लिया होगा तो मिस रेट जितना कम हो सकता था वो हो जाएगा।
तो हम यही करते हैं कि सिंपल स्ट्रेटजी क्या है कि बिगेस्ट कैश दैट डजंट इंक्रीज हिट टाइम पास 1 और 2 साइकिल। तो अमूमन ये 8 से 32 KB के दरमियान इसके अराउंड होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि अच्छा कैश मिसेस के क्या टाइप्स हैं। कैश 3 तरह के मिस होते हैं, इनको हम 3 C's ऑफ कैश भी कहते हैं, कंपल्सरी, कैपेसिटी और कॉन्फ्लिक्ट। कंपल्सरी मिस वो होते हैं कि जो जब शुरू में हमने स्टार्ट किया उस वक्त कोई चीज़ भी कैश में नहीं होगी तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं कैश मिस, ठीक है। तो इसी वजह से कई दफ़ा कंप्यूटर स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही चलता है तो वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, या कोई भी एप्लीकेशन खोलें तो वो थोड़ी सी है वो एग्जैक्टली खैर कैश की वजह से नहीं होती, वो थोड़ा सा समझें कि आगे हम पेजिंग पढ़ेंगे तो वो भी एक तरह की कैशिंग का ही तरीका है, वो अमूमन उसकी वजह से होती है। लेकिन वो ये कंपल्सरी मिस वो वाले हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसको कोल्ड स्टार्ट मिस भी बात कहते हैं कि जो हमने जब स्टार्ट किया बिल्कुल किसी चीज़ को तो पढ़ने। कैपेसिटी मिस उसको कहते हैं जो कैश के साइज़ की वजह से हो, कि अगर मैं मुझे जो डाटा चाहिए था असल में मैं जिस डाटा को एक्सेस करना चाह रहा था वो कैश के साइज से ज़्यादा ही चाहिए था, तो कैश अगर मेरे पास फुली एसोसिएटिव भी होती तो फिर भी मुझे ये पढ़ने थे बिकॉज मुझे डाटा उससे ज़्यादा चाहिए था। तो ये होते हैं कि आपकी कैश की कैपेसिटी फिल होगी। तीसरे हैं कन्फ्लिक्ट मैसेज। कन्फ्लिक्ट मैसेज हम उनको कहते हैं जो कि कोलिजन्स की वजह से होते हैं, कि ये मैंने अगर डायरेक्टली मैप रखी थी, दो चीज़ें सेम जगह मैप हो गई, या सेट एसोसिएटिव में मैंने 4 वे सेट एसोसिएटिव रखी थी लेकिन वहाँ पे 4 के बजाय 5 चीज़ें मैप हो गई, 5 ब्लॉक्स मैप हो गए, तो अब वो जो 5वां ब्लॉक है वो किसी एक को किक आउट कर देगा। तो ये कन्फ्लिक्ट मैसेज हैं जो कि एसोसिएटिविटी बढ़ाने से रिजॉल्व होते हैं। ये हमारे 3 किस्म के मैसेज हैं, ठीक है। बाद में शायद हम एक कोहेरेंस वाली भी चीज़ पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा आगे जा करेंगे, वो चौथा C उसको बात करते हैं। तो एज अ डिज़ाइनर हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं अगर मैं कैश डिज़ाइन कर रहा हूँ। एक है कैश कितनी बड़ी रखी जाए, तो हर डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं कैश बड़ी रखूँगा तो ऑब्वियसली कुछ हमारे उसका प्लस ये है कि कैपेसिटी और कन्फ्लिक्ट मैसेज थोड़े से कम हो जाएंगे। उसका माइनस ये है कि मेरा हिट टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी कैश का मतलब है कि मेमोरी है, मेमोरी की एक्सेस टाइम बढ़ जाता है अगर वो उसका साइज बढ़ाओ। अगर मैं एसोसिएटिविटी बढ़ा दूँ 2 वे या 4 वे करूँ तो कन्फ्लिक्ट मैसेज कम हो जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इससे भी हिट टाइम मेरा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये मुझे पैरेलल में मल्टीपल कैशेस लगानी पड़ेंगी और उनको उसकी लॉजिक साथ आएगी। ब्लॉक साइज को बड़ा करूँगा तो उससे भी हमारा कंपल्सरी और कैपेसिटी जो है वो कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट मैसेज आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम हो जाते हैं और फिर उससे मिस पेनल्टी भी बढ़ सकती है। अभी तक जो हम ज़्यादातर पढ़े थे वो रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। जो कैश पे राइट करना है उसका क्या होगा, उसमें उसको हमने नहीं ज़्यादा डिस्कस किया था। तो कैश को राइट करते हुए हमारे पास क्या पॉलिसीज़ हैं कि क्या, क्योंकि कैश में मेमोरी की एक कॉपी पड़ी हुई है ना, यानी कि पूरा ब्लॉक फैच किया है, तो अब मेरे पास स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई, मैंने उसको लिखवाना है, तो असल में तो वो वेरिएबल मेमोरी में पड़ा हुआ था, तो मैं क्या उसको सिर्फ कैश में लिखवाऊँ या मेमोरी में भी साथ ही लिखवा दूँ। तो इसकी 2 पॉलिसीज हो सकती हैं, एक कहलाती है राइट थ्रू और एक कहलाती है राइट बैक। राइट बैक ये होती है कि जी जैसे ही आप, राइट थ्रू ये होती है कि मैंने जो भी राइट करवाया वो मैंने कैश में भी लिखवा दिया और वो मैंने रैम में भी लिखवा दिया, ठीक है। तो मैंने कैश में भी लिखवा दिया, मैंने रैम में भी लिखवा दिया। जब भी आपका राइट हुआ, जब भी स्टोर वर्ड आया तो मैंने सिर्फ कैश, चाहे कैश हिट हो गई, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक हिट की और मिस की, तो अभी हम अभी सिर्फ हिट देख रहे हैं। तो कैश हिट हो गई, जो ब्लॉक मुझे चाहिए था वो कैश में पड़ा हुआ था, तो मैंने वो मेमोरी में भी वो कैश में भी लिखवा दिया और साथ साथ मैंने मेमोरी में भी लिखवा दिया, ठीक। अच्छा, दूसरी कहलाती है राइट बैक। राइट बैक में आप ये कहते हैं कि यार जब तक मेरा वो ब्लॉक कैश के अंदर पड़ा हुआ है तो मुझे मेमोरी पर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कैश में लिखवाए रखूँ, ठीक है। तो जब हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हम अमूमन 1 बिट एक्स्ट्रा कैश में रख लेते हैं वैलेट के अलावा, और उसके अलावा कह लें कि हम 1 बिट रखते हैं जिसको हम कहते हैं डर्टी बिट, ठीक है। कि डर्टी का मतलब है कि ये वाला ब्लॉक जो है ये डर्टी हो गया है, इसके ऊपर हम लिखवा चुके हैं, तो ये और मेमोरी जो है ना ये अभी सेम डाटा नहीं रखते। तो इस केस में हम करते ये हैं कि जब भी ये वाला ब्लॉक कैश से निकलेगा
ठीक है, फॉर इविक्ट होगा, निकलेगा कब, जिस तरह रिप्लेसमेंट के लिए कोई आ जाता है, मेरे पास 4 ब्लॉक पड़े हुए थे, 5वां ब्लॉक उस जगह पर आ गया, तो 5वें ब्लॉक ने किसी एक को रिप्लेस किया, तो अगर उसकी डर्टी बिट सेट हुई तो हम उसको जाकर मेमोरी पर लिखवा देंगे, अगर डर्टी बिट सेट ना हुई तो हम सिंपली उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि गैर ज़रूरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो आगे लिखा हुआ है कि रिड्यूस द ट्रैफिक, बिकॉज हमने गैर ज़रूरी लिखवाया ही नहीं रैम में जाकर, हमने सिर्फ कैश में ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो दूसरा था उसका फ़ायदा ये है कि कैश कोहेरेंट रहती है। कोहेरेंट का मतलब है कि रैम और कैश के दरमियान डाटा का कोई फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे जब हम, तो ये कैश कोहेरेंस एक टॉपिक पढ़ेंगे आखिर में कोर्स के, तो वो उस वक्त हम देखेंगे कि इसका राइट थ्रू पॉलिसी का थोड़ा सा फ़ायदा। अच्छा, ये तो था कि अगर कैश हिट हो जाए तो क्या मैं दोनों जगह पे लिखवाऊँ या एक जगह पे लिखवाऊँ। एक है कि अच्छा कैश मिस हो जाए तो क्या करूँ, अगर मैं राइट करवा रहा हूँ लेकिन कैश मिस हो जाए, तो इसमें मेरे पास जो सोचने का काम है वो ये है कि भाई मैंने अगर एक लोकेशन पे राइट करवाया है तो क्या मैं सिर्फ जाके, अगर वो कैश में पड़ी नहीं हुई थी तो सिर्फ बस मेमोरी में लिखवाऊँ, या मैं मेमोरी से उस पूरे ब्लॉक को फैच भी कर लूँ। तो अगर मैं फैच कर लूँ तो उसको फैच ऑन राइट भी कहते हैं, ठीक है, और राइट एलोकेट भी कहते हैं कि राइट के साथ साथ हमने कैश में उसकी जगह एलोकेट कर दी, ठीक है। अगर मैं ये ना करूं तो उसको हम नो राइट एलोकेट कहते हैं, कि जिसमें हम सिर्फ मेन मेमोरी में लिखवाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये एक डिज़ाइन डिसीजन है, आपको लगता है कि भाई जो हमने टेम्पोरल लोकेलिटी देखी थी कि अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस किया है तो थोड़ी देर बाद दोबारा ज़रूरत हो सकती है, तो अगर आपको लगता है स्टोर के बाद उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है तो इसका मतलब है कि हमें राइट एलोकेट पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं वो लोड में ज़्यादा होता है कि हम रीड कर रहे हो तो वो ज़्यादा रीड कर रहा हो, स्टोर में कम होती है, तो फिर हम नो राइट एलोकेट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह की पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं। टिपिकल कम्बिनेशन है राइट थ्रू एंड नो राइट एलोकेट, या राइट बैक विद राइट एलोकेट, लेकिन आप ऑब्वियसली बाकी दो कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपके एज अ डिज़ाइनर है। अगला जो एक चीज़ है वो है कि राइट की परफॉर्मेंस जो है ना, उसमें एक इशू ये होता है कि राइट में ना आपके पास 2 साइकिल लगते हैं बजाय एक साइकिल लगने की, क्योंकि पहले साइकिल में आप ये मैच करेंगे टैग को, और उसके बाद आप राइट नेबल करके डाटा लाइन पर लिखवाएंगे, तो ये आपका राइट का लिखवाते हुए आपको एक के बजाय 2 साइकिल लग जाएंगे, ठीक है। तो जो एक साइकिल है वो टैग चेक का होगा और दूसरा राइट करने का होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको करने का एक तरीका कहलाता है कि आप इसको पाइपलाइन कर दें, ठीक है। तो पाइपलाइन इस तरह से कर दें कि जो टैग आपका मैच होता है ना, उसका अगर वो मैच हो जाए तो आप वो जो राइट एड्रेस और डाटा है ना वो अपने पास सेव कर लें, ठीक है, और अगले साइकिल में उसको लिखवा दें। लेकिन उससे अगले साइकिल में कभी किसी ने रीड करने की कोशिश की तो अब आप सिर्फ टैग मैच नहीं करेंगे, बल्कि जो आपके पास अपना एड्रेस जो आपने टेम्पोरेरली एक साइकिल के लिए स्टोर किया हुआ था इसके साथ भी मैच कर देंगे, यानी टैग जो नया अगला एड्रेस आएगा वो इससे भी कंपेयर कर लेंगे और इससे भी कंपेयर कर लेंगे। अगर इससे मैच हो गया इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट डेटा है, तो इस डेटा को उठा लें। अगर इससे मैच ना हुआ तो इसका मतलब है जो कैश में पड़ा हुआ था वही ठीक है, उसी को लोड कर लें। तो इसको हम कहते हैं कि आप क्योंकि 2 साइकिल लग रहे थे तो उसको आप 2 साइकिल के लिए एक एक्स्ट्रा रजिस्टर डाल दें जो कि पाइपलाइन कर दे, लेकिन आप उस रजिस्टर से भी फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास इमीडिएटली स्टोर वर्ड के बाद अगला लोड वर्ड आया जो उसको एक्सेस कर रहा था, तो फिर डाटा कैश में जो पड़ा हुआ है वो पुराना होगा क्योंकि उसको अभी लिखा नहीं गया होगा। इसी तरह की एक और चीज़ जो कहलाती है उसको हम कहते हैं राइट बफर, ये रीड के केस में यूज़ होती है। इसमें ये मसला होता है कि जो राइट्स हैं ना, राइट्स को हम कहते हैं कि ये पोस्टेड है, पोस्टेड राइट्स हैं, ठीक है। पोस्टेड राइट्स का मतलब क्या है कि जिस तरह आप पोस्ट ऑफिस जाकर आप कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं तो आप उधर पोस्ट ऑफिस को देकर बेफिक्र होते हैं और अपने काम करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह प्रोसेसर ने अगर किसी जगह पे स्टोर की है कोई चीज़ तो प्रोसेसर अपने काम उसके बाद कंटिन्यू रख सकता है, चाहे स्टोर होने में 5-6 साइकिल लग जाएं, अनलेस कि हम दोबारा उसी जगह से लोड ना करें तो हम उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर लोड हम करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं तो तब हम ये नहीं कर सकते, तब जब तक वो डाटा आएगा नहीं तब तक हम आगे प्रोसेसर उसका इंतजार ही करता रहेगा। तो राइट
पोस्टेड होते हैं लेकिन रीड पोस्टेड नहीं होते। रीड में जब आपने एड्रेस दिया तो आप डाटा का इंतज़ार करते हैं, राइट में आप एड्रेस और डाटा दोनों ही पकड़ा देते हैं मेमोरी सब सिस्टम को। तो क्योंकि राइट में हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता और रीड में इंतज़ार करना पड़ता है, तो हम प्रोसेसर के साइकिल बचाना चाहते हैं, तो प्रोसेसर को हम चाहते हैं कि वो ना रुके। तो इसमें हम कई दफ़ा ये करते हैं कि रीड को हम प्रायोरिटी दे देते हैं ओवर राइट। ठीक है, कि अगर लोड वर्ड आ गया तो अगर कोई स्टोर पेंडिंग भी था तो हम कहते हैं यार पहले लोड कर लो, बात की बात में देखी जाएगी। ठीक है, तो जो अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो इसका मतलब है कि जो स्टोर करते जा रहा था मैं, जो भी मैंने मेमोरी में नहीं लिखवाए, उनको मुझे कहीं पे सेव करना होगा ताकि वो बाद में किए जा सकें। तो वो जो सेव किया होता है उसको हम कहते हैं राइट बफर। ठीक है, तो इसके अंदर हम एड्रेस और डाटा का पेयर रख सकते हैं कि इस एड्रेस पे ये डाटा जाना है और फिर अगले एड्रेस पे ये डाटा जाना है और ये राइट होना है भी। ठीक है, तो लोड अगर आया तो हम उसको पहले उठा लेंगे और राइट जो स्टोर आ रहा है उसको हम थोड़ा सा कह देंगे कि वो बेशक बाद में हो जाए। लेकिन इसका एक मसला ये इसमें आ सकता है कि जो मैं लोड कर रहा हूँ वो उसी एड्रेस से ना हो जो राइट बफर में पड़ा है। तो उसको हल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो इंतज़ार करें राइट होने का, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इधर भी कंपैरेटर लगा दें कि अगर राइट बफर के सारी चीज़ों में से किसी से मैच कर जाए तो डाटा यहाँ से उठा लो वरना कैश से उठा लो। ठीक है, तो ये कहलाता है राइट बफर। मेन मकसद क्या है कि राइट में क्योंकि प्रोसेसर नहीं रुकता इसलिए रीड को प्रायोरिटी दे दो, लेकिन उसका नुकसान फिर क्या हुआ कि फिर हमें राइट बफर के अंदर भी कंपैरेटर लगाने पड़ेंगे, लेकिन स्टिल हम लगा देंगे क्योंकि हमें अगर स्पीड चाहिए तो। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ जो है वो सीरियल वर्सेस पैरेलल कैश है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि हिट टाइम, ये जो टी कैश है इसको आप हिट टाइम कहें, ये मिस रेट। ठीक है, अगर अल्फ़ा को हिट रेट कहेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो मिस रेट है, प्लस टी मैम इस कि आपकी मेमोरी का टाइम जो मिस पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, हिट टाइम प्लस मिस रेट। अच्छा, इसमें हमने टी कैश जो है इसको तो मैंने मिस रेट से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हिट वाले को हिट रेट से मल्टीप्लाई नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब हम हिट मतलब चाहे मिस हो या हिट हो, हमने कैश को एक्सेस तो किया ही किया ना। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम कैश को पैरेलल में लगा दें। ठीक है, कि यानी जो एड्रेस दे रहा हूँ मैं वो एड्रेस मैं कैश को भी दे दूं और पैरेलल में मेन मेमोरी को भी दे दूं। तो अब अगर तो हिट हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर मिस हुआ तो वो वाला साइकिल भी ज़ाया नहीं जाएगा जो कि कैश को एक्सेस करने का था, बल्कि उतनी देर भी मेमोरी से मैं एक्सेस करता रहूँगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन है अब वो अपडेट हो जाएगी कि उसके अंदर मैं कह लें कि ये वाली चीज़ आ गई कि हिट रेट इनटू टी कैश के हिट वाले केस में ही कैश का एक्सेस टाइम पड़ेगा, मिस वाले केस में सिर्फ रैम का एक्सेस टाइम पड़ेगा। तो इसको क्योंकि हमने पैरेलल में पाथ दिया तो इसको हम पैरेलल कैश कहते हैं। प्रैक्टिकली ये हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे मेमोरी की बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बिला वजह, कि अगर आपको कैश में ही मिल रहा था फिर भी बिला वजह हमने मेमोरी को कह दिया कि भाई हमें डाटा ला दो, तो मेमोरी की ट्रांजैक्शन हमें मुश्किल पड़ती है। तो अमूमन हम ये इसकी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, एक और चीज़ जो है वो टैग्स अगर बहुत बड़े हों तो उसका ओवरहेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं कि यार जो आप सब ब्लॉक प्लेसमेंट या सेक्टर कैश कहते हैं। ठीक है, उसमें आप एक एक वैलिड बिट ऐड कर देते हैं इसके अंदर जो आपका पूरा ब्लॉक था। ठीक है, तो उसे टैग कम कर देते हैं और इन बिट से पता चल जाता है कि टैग इधर आकर मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका टैग इधर मैच किया तो फिर आप सब ब्लॉक में जाकर फिर देखेंगे कि इधर ये वाली बिट भी मैच करती है कि नहीं, तो उसमें फिर हम फुल ब्लॉक के बजाय सब ब्लॉक भी उठा कर ला सकते हैं। अच्छा, अगेन ये एक और इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रैम टैग कैश। अभी तक जो हम कैश बना रहे थे उसमें हमारा फुल फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर था। ठीक है, लेकिन जब आप लैपटॉप्स के लिए या मोबाइल फ़ोन्स के लिए चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर एक और फैक्टर आपका होता है बैटरी लाइफ का भी। ठीक है, तो जब आप सेट एसोसिएटिव कैश बनाते हैं तो क्योंकि हम दोनों जगहों पर लेट से टू वे सेट एसोसिएटिव है तो हमारा जो टैग आता है वो इधर भी देते हैं और इधर भी देते हैं, दोनों में से जिससे भी मैच कर जाए। तो ऑब्वियसली हमें दोनों कैशेस को पावर देने की ज़रूरत होती है।
ठीक है, कि आप फुली दोनों सेट्स को फुली पावर्ड रखने की ज़रूरत है, जो आपकी बैटरी को थोड़ा सा खा सकती है। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप टैग को अलहदा से रख लें और डाटा को अलहदा से रख लें, ठीक है। तो जो आप जो फर्स्ट रीड है जिसमें आपने टैग्स को कंपेयर करना है, तो वो आप सिर्फ टैग वाली मेमोरी को दें, और अगर टैग मैच होता है सिर्फ तब ही आप डाटा वाली को ऑन करें, नहीं तो डाटा को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप लो पावर मोड में थोड़ा सा रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली फिर आपको एक साइकिल एक्स्ट्रा पड़ जाएगा उसको एक्सेस करने में, लेकिन उस साइकिल एक्स्ट्रा की जो फ़ायदा होगा वो आपको इस चीज़ में हो जाएगा कि आपकी कह लें कि पावर थोड़ी सी बच जाएगी। तो मतलब ऑब्वियसली स्पीड, एरिया और पावर, ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हार्डवेयर डिज़ाइनर हमेशा खेल रहे होते हैं। तो ये अमूमन हम ये करते हैं कि स्पेशली L2 बाद में हम देखेंगे कि मल्टी लेवल कैश एक चीज़ होती है, तो जो नेक्स्ट लेवल कैश होती है उसमें अक्सर हम ये वाला काम कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल कैश को बात का हम ये नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें हम फास्ट से फास्ट एक्सेस कर सकें। तो इसको हम कहते हैं रैम टैग कैश, कि टैग की अलहदा से कैश हो गई, डाटा की अलहदा से हो गया। तो बेसिकली आप समझ लें कि अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव है तो ये और ये जो टैग है इसको आपने अलहदा से सेव कर दिया, और ये जो डाटा वाला पाथ है ये टोटल अलहदा कर दिया, ठीक है। तो टैग वालों को पावर करके आपने चेक किया पहले साइकिल में, और अगर मैच हुआ तो फिर आपने डाटा वाले किसी एक को एक्सेस किया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो है मल्टी लेवल कैश, ठीक है। प्रैक्टिकली जो अभी तक हमने कैश बनाई थी वो एक सिंगल लेवल कैश थी, ठीक है। तो सिंगल लेवल कैश में ये होता है कि आपके कहते हैं कि एक छोटी कैश लगानी पड़ती है। प्रैक्टिकली जो एक्चुअल डेस्कटॉप्स हैं या लैपटॉप्स हैं इनमें नॉर्मली मल्टीपल लेवल ऑफ कैश L1 और L2 कैश हम उनको बोलते हैं, वो लगे होते हैं, और उसमें L2 बड़ी होती है, L1 थोड़ी छोटी होती है। तो मेन आइडिया ये है कि बजाय इसके कि जो ये आपकी रैम जो थी जिसके ऊपर आपको लेट से 30 साइकिल्स पड़े थे, ठीक है, और ये आपका 1 से 2 साइकिल वाली कैश थी, ठीक है। तो आप दरमियान में कह लेंगे यार 4-5 साइकिल की पेनल्टी पे मैं थोड़ी सी बड़ी कैश लगा दूँ, तो ये लेट से आपकी 32 किलोबाइट की थी, तो ये आप इस वाली को आप कह सकते हैं कि ये यार वो मे बी 1 मेगाबिट की लगा दें, ठीक है, ये बड़ी होगी। तो आप जब इधर से मिस होगा तो आप रैम में जाने के बजाय इधर चेक कर लेंगे, हो सकता है इधर डाटा मिल जाए, ठीक है, इधर डाटा मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर आप रैम में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि कैश में जब मिस होगी तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उसमें अगर मिस हुई तो फिर मेमोरी एक्सेस पड़ेगी, तो ये आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फिर आपको ऑन चिप अमूमन ये कैश हम बनाते हैं जो कि काफ़ी होती है। तो टिपिकली जो आपकी जो प्रोसेसर की पिक्चर बनती है, जो मेमोरी पिक्चर है, वो इस किस्म की बनती है। एक मिनट, मेरा ख्याल है कि हम 5 से 10 मिनट के अंदर रैप करते हैं ताकि हमारी मगरिब कज़ा ना हो। तो उसके बाद फिर हम इसको नमाज का ब्रेक 5 मिनट बाद करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। तो पहले नमाज पढ़ लें, पहले नमाज पढ़ लें, चलें ठीक है। अभी हम 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं और फिर हम 8 नमाज बजे पढ़े हैं आप? जी, आप नमाज लोग पढ़े हैं पढ़ कुछ? के आ गए सर। चलें, कुछ लोग पढ़े हैं लेकिन हम भी मुसलमान हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं वहाँ से सर आप इशा की नमाज के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लीजिएगा।